तो चलिए, जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। अश्विनी उपाध्याय, नेता भारतीय जनता पार्टी। माधव आनंद, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। आदिल नजीर खान है, राजनीतिक विश्लेषक। और साथ ही अंबर जैदी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमसे जुड़ी हैं। सबसे पहले आदिल, मैं आपके पास आता हूं। दिक्कत क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड से? जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जगह, दूसरी तरफ इस वक्त जो देश के हालात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहती है कि होना चाहिए देश में। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड डिसाइड कौन करेगा? इन अ मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी कैसे ये पॉसिबल है कि हर एक रिलीजन को कहा जाएगा कि एक ही कानून के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा? वहां से वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 25 आपको गारंटी करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या होगा, उसका क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा? अगर इस वक्त इस देश को किसी चीज की जरूरत है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, वो इस कानून की जरूरत है। ये जो नफरत के सौदागर 24 घंटे नफरत फैलाते हैं, कम्युनल राइट्स कराते दो हैं एक बातें हैं दूसरे को। आदिल, आपने कहा देश में जो हालात हैं, उससे आपका क्या मतलब है? देश में इस वक्त आप देखिए, हर जगह अगर इस वक्त हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं, कम्युनल राइट्स कराए जा रहे हैं, तो इस पे कानून बनना चाहिए, इस पे रोकथाम लगनी चाहिए, ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप कहां ला सकते हैं इस देश में? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आपको कहती हैं अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट वहीं से आप देखिए आपका नहीं, आपने ये नहीं बताया आदिल। इतनी सारी बातों में आपने देश के हालात, दंगों का जिक्र कर दिया। पत्थरबाजी कहां हो रही है, कौन कर रहा है, उसकी आप आलोचना नहीं करते। आप दंगों की बातचीत करते हैं। आपने ये नहीं गिनवाया कि आपको ऑब्जेक्शन क्या है, क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, क्यों प्रिविलेज फीलिंग चाहिए, क्यों सबके लिए एक कानून नहीं चाहिए। आपने ये दिक्कत नहीं बताई अपनी। देखिए, सबके लिए एक कानून हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे मल्टी रिलीजियस कंट्री में पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ हर एक मजहब के लोग रहते हैं और कोई मजहब का लोग, कोई इंसान नहीं, ये तो नहीं चाहेगा यूनिफॉर्म कि सिविल कोड मेरे आपसे मजहब कहेगा कि आप अपने धर्म का पालन मत करिए। अश्विनी उपाध्याय आपको बताएंगे। अश्विनी उपाध्याय, डिबेट में आ जाइए। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड एक मुस्लिम को उसका धर्म का पालन करने से रोकेगा? अश्विनी उपाध्याय, ये बीजेपी को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की क्या पड़ी है? देखिए, ये लोग वो यूनिफॉर्म सिविल कोड डिसाइड कौन करेगा? आपकी मैरिज कौन डिसाइड करेगा? आपको डिवोर्स कौन डिसाइड करेगा? मुझे ये बताइए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर इसमें जो मैरिज एक्ट या डिवोर्स एक्ट है, क्या नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बीवी को डिवोर्स दिया है? फिर वहां आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, की बात ये क्या फालतू का तर्क है? खुद पे नहीं, ये क्या फालतू का तर्क है आदिल नजीर? ये क्या फालतू का तर्क है? मतलब आप ये चाहते हैं, ये सहूलियत चाहते हैं, ये आप सहूलियत चाहते हैं इस्लाम में कि फोन पर 3 तलाक बोल दिया जाए। नहीं, अलग अलग कानून आप चाहते हैं कि अपने मन से अंबर जैदी बेहतर जवाब देंगी। अंबर जैदी, ना रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, इंसान का लिबर्टी खत्म हो जाता है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। इक्वालिटी का जो राइट है, देखो हर एक मजहब के लोगों को हर एक। नहीं, आपने गिनवाया नहीं आदिल नजीर, आपने गिनवाया नहीं। अंबर जैदी, जो आर्टिकल्स गिना रहे हैं ना भाई साहब, मैं इनको सारे आर्टिकल्स का मतलब बता देती हूँ। आर्टिकल 14 जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, वो उसके अनुसार सब नागरिक समान है। अंबर जैदी, इन्हें ये बताइए, अंबर जैदी, इन्हें ये बताइए कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड एक मुस्लिम को उसका धर्म का पालन करने से रोकता है क्या? इनकी आपत्ति सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है क्या? मुझे ये बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? 19 सब पे आती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक ही मतलब है, जबरदस्ती कानून को थोपो हर एक रिलीजन के लोगों पे। 1 मिनट के अंदर आप और कुछ नहीं है। आज सत्ता में हिंदुत्ववादी लोग बैठे हैं, मैंने सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाई भी, और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। मैं खुद पिटिशनर हूँ इस पूरे मामले में। मैं, आप सुन लीजिए, आप जो आपने सवाल उठाए, मैं आपको एक एक का सवाल का जवाब देती हूँ। आर्टिकल 14 हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हर एक नागरिक को समान बताता है। हर एक इंसान को समान अधिकार है, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो या किसी भी धर्म का हो। हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं। आर्टिकल 15 के अनुसार जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। और आप आर्टिकल 16 की बात कर रहे हैं। अरे भाई सुन लीजिए ना। हाँ, मैं समझाती हूँ। आप देश के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समझाइए, फिर आप आर्टिकल 14 इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी की बात कीजिए। नहीं, फिर आप राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कीजिए, फिर आप राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कीजिए। पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समझाइए और ये बताइए मुझे कि ये फंडामेंटल राइट है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। आप इस तरह से बैठ के भाषण नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलिए अंबर जैदी में आता हूं। आदिल, आपने गिनवाई नहीं, आपने दिक्कतें नहीं गिनवाई। आप इस्लाम की दुहाई देते आप ज्यादा नजर आए। मैं, ठीक है, मैं बाकी दो और मेहमान उनके पास रुक करता हूं, लेकिन जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। क्यों लागू होगा, सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि बिहार के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं हर तरह से। यहाँ कहाँ से यह प्रश्न उठता है?
लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि एक देश से कानून हो तो क्या दिक्कत है? सवाल है कि हिंदुस्तान तो विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है और यही जो मिश्रित रहन सहन, खान पान, वेशभूषा इत्यादि जो हमारी रही है विरासत मिलीजुली, तो इसके आधार पे जो हमारी संस्कृति बनती है वही संस्कृति हिंदुस्तान की संस्कृति है और यही हमारी खूबसूरती भी है। तो इस खूबसूरती को बिगाड़ने का क्या कारण है? हमको तो नहीं लगता कि इसमें कोई छेड़छाड़ की जरूरत है और छेड़छाड़ की नहीं जरूरत है तो जो चल रहा है बहुत बेहतर है। चलिए फिलहाल सीधे माधव आनंद का रुख कर लेते हैं। माधव आनंद, दिक्कत क्यों है? क्या ये जो वोट बैंक है उसको सूट नहीं करता है, पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता, इसलिए शायद आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं? देखिए, बहुत ही गंभीर एवं संवेदनशील मुद्दा है ये, और भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ जाति, हर धर्म के संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं। कोई भी कानून या कोई भी कानून बनाने से पहले एक आम सहमति बनाने की आवश्यकता होती है, और बिना आम सहमति बनाए हुए, बिना चर्चा पार्लियामेंट में हुए, बिना चर्चा असेंबलीज में हुए अगर कोई कानून ला दिया जाता है तो जो सोशल हार्मोनी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। जब तक व्यापक चर्चा नहीं हो, जितने रिलीजियस, तो माधव आनंद बातचीत करिए ना, किसने रोका है? यहाँ तो उपेंद्र कुशवाहा और नीरज कुमार सीधे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के सीएम रहते ये लागू नहीं होगा। आपने कहा कानून सीधे आ जाएगा। कानून संसद से पास होकर ही आता है माधव आनंद। भले अगर ऑर्डिनेंस आ जाए 6 महीने बाद उसे संसद से पास करवाना पड़ेगा। एक मिनट सुन तो लीजिए। यही तो मैं कह रहा हूं कि बिना चर्चा किए हुए अगर टीवी पे आके डिबेट करने नहीं तो माधव जी चर्चा करिए ना सर। चर्चा करने से किसने रोका है? यहाँ तो आपने ये बात अच्छी कही कि चर्चा करिए। नीरज कुमार और उपेंद्र कुशवाहा तो चर्चा की बात भी नहीं कर रहे, वो सीधे कह रहे हैं कि लागू नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए, उन्होंने बिहार का कहा, उन्होंने कहा कि बिहार में क्या जरूरत है, वहां तो बिहार अलग है क्या हिंदुस्तान से? बिहार अलग है क्या हिंदुस्तान से? देखिए सेंट्रल लेवल पे, अभी तक सेंट्रल लेवल पे मुझे जहां तक याद है 2017-18 में लॉ कमीशन ने जो है सो सारी पॉलिटिकल पार्टियों से अपना सजेशन मांगा था, और जनता दल यूनाइटेड ने भी अपना सजेशन रखा था कि भाई जब तक एक आम सहमति नहीं बन जाए, इस पे पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो जाए, असेंबलीज में डिस्कशन ना हो जाए, जो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप है उसमें सहमति ना बन जाए, तो उस पर बात करने का भी कोई मतलब नहीं। माधव जी देखिए, फिर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। बातचीत हो, सहमति बने, ठीक है, लेकिन ये कहना कि नीतीश कुमार के सीएम रहते हैं लागू नहीं होगा, ये तो एक अलग बातचीत हो गई ना, क्योंकि हमारे वोट बैंक को सूट नहीं करता है। ठीक है अश्विनी उपाध्याय जी, ये शायद वोट बैंक का मसला ज्यादा है, इसीलिए आदिल जो है इस्लाम की दुहाई दे रहे हैं, इसीलिए आदिल इस्लाम की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन समस्याएं नहीं गिना रहे हैं। अश्विनी जी देखिए, पहली बात तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समझिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हुआ लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होगी। इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हुआ देश की सभी बहन बेटियों को गुजारा भत्ता मिलेगा। इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सबको विरासत का अधिकार, सबको वसीयत का अधिकार, सभी बहन बेटियों को समान होगा। इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब देश की सभी बहन बेटियों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा। इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? वसीयत का अधिकार समान होगा, का अधिकार समान होगा, गोद लेने का अधिकार समान होगा, तलाक लेने का समान होगा, तलाक लेने किया कैसी होगी, शादी की समान होगी। इसमें हिंदू मुस्लिम बिल्कुल अश्विनी जी आपने सिंप्लीफाई कर दिया। आदिल जी आ जाइए, बताइए इसमें किसी मुस्लिम का धर्म पालन की स्वतंत्रता कहां से खत्म हो रही है? देखिए, इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस को देश में खड़ा करना, इसका एक ही मकसद है। 2026 की तैयारी की जा रही है और जो जबरदस्ती कानून बनवाए जाएंगे वो थोपे हर एक देश के जितने भी मजहब इसमें रहते हैं उन पे थोपे जाएंगे। अभी इन्होंने बात कही कि एक समानता, एक एज होगी, डाइवोर्स की एक प्रोसेस होगी, मैरिज की एक प्रोसेस होगी। क्या वो वायलेशन नहीं है आर्टिकल 25 की? क्या वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की वायलेशन नहीं है? जैसे हमारा मजहब कहता है, जैसे जिसका मजहब कहता है उसको उस हिसाब से चलना चाहिए। क्या आप गीता को मानेंगे कि उधर यूनिफॉर्म सिविल कोड को मानेंगे? इस चीज का ख्याल रखना होगा। ये सारी बहस इसलिए खड़ी की जा रही है क्योंकि हिंदुत्ववादी वोट को एक जगह जमा करना है और जबरदस्ती। मतलब आप ये चाहते हैं आदिल जी, अश्विनी जी ये चाहते हैं कि इनके यहाँ तलाक लेने का अलग कानून हो, 3 बार तलाक बोल दीजिए हो जाए काम, शादियों के लिए अलग कानून हो जाए, सबके लिए एक कानून क्यों नहीं है? अश्विनी जी दिक्कत है इनको। अब जब बात सुनने की हिम्मत ही नहीं आप लोगों को तो फिर क्यों बुलाते हैं आप लोग? अश्विनी जी ठीक है। आदिल नजीर, पाकिस्तान में कई सारे मुल्क ऐसे हैं जहां पर तलाक के लिए बाकायदा एक प्रोसेस है, उस जुडिशरी प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन हिंदुस्तान में ये हो जाए तो आपको आपत्ति है? हिंदुस्तान में तो ऑलरेडी है। हिंदुस्तान में कौन मना कर रहा है?
सबसे बेस्ट प्रोसेस तलाक की, अगर कोई डाइवोर्स की है ना किसी रिलीजन में दुनिया में, वो इस्लाम में है। लेकिन उसको मिसयूज करके आप 24 घंटे आप अदालतों को नहीं मानना चाहते। अगर एक कानून आ जाए आदिल नजीर, आपको अदालतों से होकर गुजरना पड़े, आप नहीं चाहते ऐसा हो? अदालत कहाँ है देश में इस वक्त? मुझे बताइए अदालत कहाँ है इस वक्त? देश के ऐसे हालात होते हैं, यहाँ जिसको जो मर्जी है वो करता है, जिसको मर्जी है वहाँ डालो जेल में। यहाँ अदालत थोड़ी एमएलए को वहाँ आसाम जाता है, वो प्रोग्राम करने, उसको अंदर जेल में डालते हैं। यहाँ अदालतें काम करती है, अदालतों को दबा के रखा गया है। यहाँ इस वक्त जुडिशरी को ना पूरा अपने पैरों के बात आपने बिल्कुल ठीक कही। अदालत कहाँ है? पत्थरबाजी जब मना कर दीजिए, अदालत तो है नहीं इस देश में। कभी रामनवमी पर पत्थरबाजी हो जाए, कभी हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो जाए, सीधे डायरेक्टली ठीक है। और जो मुख्य आरोपी है वो पुष्पा का सिग्नेचर स्टाइल पोस्ट देकर चला जाए। बिहार में बीजेपी की गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वही हालात खराब होते हैं, वही मस्जिदों पे झंडे चढ़ाए जाते हैं, वही मुसलमानों के मज़ारों को राजस्थान में दिया जाता है। बाकी जगह पे क्यों नहीं होता है? राजस्थान में क्या हुआ? जानबूझ के हिंदू मुसलमान की बात भूल रहे भाई साहब। नहीं अंबर जैदी ये राजस्थान पर नहीं बोलेंगे, अंबर जैदी ये राजस्थान पर नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको सूट नहीं करता है। छोड़ दिया आपने, बहुत कन्वीनियंटली राजस्थान छोड़ दिया। अब भाई साहब सुन लीजिए ना, आपकी वर्बल जो डायरिया करते हैं ना, इससे बहस आगे नहीं बढ़ने वाली है। आप आर्टिकल 25 के वायलेशन की बात कर रहे थे ना, तो आप उसका जवाब सुन लीजिए। आर्टिकल 25 हमें आजादी देता है हमारे धर्म और उसकी रीति रिवाजों को फॉलो करने की, ना कि किसी कुरीति को फॉलो करने की। आप अपने रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से शादी विवाह करना है, किस तरह की पूजा पद्धति आपको फॉलो करनी है, ये आर्टिकल 25 आप लोग आर्टिकल 25 के नाम पर वायलेशन करते हैं महिलाओं के अधिकारों का। उनको इतने सालों सबसे ज्यादा अधिकार अगर महिला को किसी ने दिया है, आपका कानून आज आपकी महिला को प्रॉपर्टी देता है। इस्लाम ने 1400 साल पहले रखी है प्रॉपर्टी, आप इस्लाम को बीच में मत लाइए। 3 बार तलाक बोलकर उनको घरों से निकाला गया, आप लोगों ने आवाज उठाई, आप बहुत बड़े इस्लाम के पैरोकार बन गए। कोई कुरान में हदीस इसकी कोई इजाजत नहीं है, कहीं इस्लाम में इसकी जगह नहीं है। ट्रिपल तलाक की डायरेक्ट 3 बार एक साथ कहना कोई जगह नहीं इस्लाम में। तो आप लोग बहस करते हैं आरिफ खान जैसे, जिनको फिर गवर्नर बनाया जाता है, उस जैसे मुसलमान नफरत फैलाते हैं, गलत चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। महिलाएं आपकी मोहरा बन के रह जाए, आपकी मुट्ठी में दबी रहे। आपके हाथ से जो सियासत निकल रही है ना, जो आपकी सियासी जमीन खिसक रही है, ये आपको पसंद नहीं आ रही है। और ये देश संविधान से ही चलेगा। 75 साल मोदी जी की बीवी को आपने इंसाफ दिला दिया मेरी बहन। मोदी जी की बीवी आदिल नजीर 1 मिनट अंबर दे दी। आदिल नजीर, एक नेशनल टेलीविजन पर बैठकर किन भाषा का इस्तेमाल करना है, किन शब्दों का, जरा सोच समझ कर करिए। ये अपनी तमीज और जरा सोच समझ कर रखिए। आप गिनवा नहीं पा रहे हैं, आप गिनवा नहीं पा रहे हैं कि आपके किन अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन हाँ, एक कानून के दायरे में आप आ जाएंगे, इससे सबसे ज्यादा दिक्कत है। अश्विनी उपाध्याय जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, खड़ा करता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। मेरे सामने कोर्ट के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है, बताइए इस बदतमीज को कौन है ये? एक तरफ तो बोलते हैं कि संविधान के कोड की हम सुनते हैं। 1 मिनट अंबर दादी, अश्विनी उपाध्याय, आदिल नजीर खान को सबसे ज्यादा दिक्कत है क्योंकि एक कानून के दायरे में आ जाएंगे, सबसे ज्यादा इन्हें दिक्कत है। देखिए, पहली बात तो इस तरीके के अलगाववादी विचारधारा के लोगों को मत बुलाइए, जिसको संविधान पे भरोसा नहीं, जिसको कानून पे भरोसा नहीं, जिसको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं, जिसको मीडिया पे भरोसा नहीं। भारत के 4 स्तंभ में लोकतंत्र के ऐसे व्यक्तियों को 4 के चारों स्तंभ पे किसी भरोसा नहीं। इनको ले देके ये शरिया के नाम पे हलाला करना चाहते हैं, शरिया के नाम पे 4 बीवी रखना चाहते हैं, शरिया के नाम पे मुबाह करना चाहते हैं, शरिया के नाम पे मिथ्याचार करना चाहते हैं, शरिया के नाम पे चाची मामी से निकाह करना चाहते हैं, शरिया के नाम पे चचेरी बहन मौसेरी बहन से निकाह करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को प्लीज राष्ट्रीय चैनल पर मत बुलाया करिए, इस तरीके की ये जहर फैलाने का काम करते हैं। मैंने सवाल फिर से पूछा, सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर देश की सभी बहन बेटियों की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? देश की सभी बहन बेटियों को गुजारा भत्ता अगर बराबर मिलेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? देश की सभी बहन बेटियों को गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर मुस्लिम बेटियों को भी मुस्लिम बेटियों को प्रॉपर्टी का इक्वल राइट मिलेगा तो क्या दिक्कत है? अगर मुस्लिम बेटियों को वसीयत का अधिकार मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है? मुस्लिम बेटियों की शादी की उम्र जो 9 साल है, अगर 20 साल हो जाएगी तो वो भी पढ़ेंगी लिखेंगी, उसमें कहाँ से दिक्कत आ गई? मुस्लिम बेटियों को जो भी मौखिक तलाक हो रहा है, मौखिक तलाक बंद हो जाएगा, उनका लिखित में तलाक होगा, कोर्ट के जरिए तलाक होगा। हमारा धर्म हमारे लिए सब कुछ है, हमारा इस्लाम। 1 मिनट अश्विनी उपाध्याय जी, 1 मिनट। आदिल नजीर खान ने कह दिया इनके लिए इनका धर्म सब कुछ है, कानून देश का मायने नहीं रखता, इनके लिए संविधान मायने नहीं रखता। संविधान को ताक पर रख देंगे आदिल नजीर खान, वही कानून धर्म के लिए देता है, वही कानून मुझे इजाजत देता है।
वही कानून मुझे क्यों आर्टिकल, अभी आप जिस आर्टिकल 44 की दुहाई दे रहे थे, अभी आप जिस आर्टिकल 44 की दुहाई दे रहे थे, भूल गए क्या उसे आदिल नजीर खान? बड़े कन्वीनियंटली कभी एक तरफ संविधान पे दूसरी एक तरफ शरिया पे कूद के आ जाते हैं, एक तरफ रह लीजिए ना। एक मिनट रुक जाइए, अभी इनका आईना साफ होगा। एक मिनट अमर दैदी रुक जाइए। आदिल नजीर, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, आप बताइए पहले एक मुसलमान है कि पहले हिंदुस्तानी आप हैं? देखिए, सबसे पहले अगर कोई अपना चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान नहीं, मैं पहले हिंदुस्तानी हूं, मेरा स्टैंड क्लियर है। आदिल नजीर, मैं पहले हिंदुस्तानी हूं, बाद में हिंदू हूं, मेरा स्टैंड क्लियर है। आपका स्टैंड क्या है? मैं पहले मुसलमान हूं, बस क्लियर है, उससे ज्यादा। ठीक, तब तो सारी डिबेट ही खत्म ना, तब तो सारी डिबेट खत्म। जहां धर्म की बात आएगी आप मुल्क छोड़ देंगे। आदिल नजीर, जहां धर्म की बात आएगी आप मुल्क छोड़ देंगे। धर्म की बात नहीं है, मुझे इसी अरे तो गर्व से कहिए ना कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं हिंदुस्तानी हिंदू हूँ। डिबेट कीजिए। नहीं आदिल नजीर, मैं गर्व से कह रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हिंदू हूँ। आप गर्व से कहिए कि आप हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं आप? मुझे बताइए ना, मुझे बताइए, वो आपके दिमाग में कीड़े पड़े हैं। नहीं, मेरे दिमाग में कीड़े नहीं है, कोई शक, मेरे दिमाग में कीड़े नहीं है, आपके दिमाग में होंगे जो आप अपने आप को पहले हिंदुस्तानी मानने से इनकार कर रहे हैं। आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हर इंसान सुनिए, बात आपको की नहीं है, आई एम डिस्कसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ इंडिया। आप कह रहे हैं दिमाग में कीड़े पड़ गए, वो क्या है? ये भाषा होती है, नेशनल टेलीविजन पे बात करने का अंदाज होता है। नहीं अमर दैदी, सारे डिबेट, अश्विनी जी एक कमेंट आपका, सारे डिबेट तो खत्म हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं मैं पहले हिंदुस्तानी हूं बाद में हिंदू हूं, लेकिन ये कह रहे हैं पहले मुसलमान है बाद में हिंदुस्तान के हैं। देखिए, जब देश का बंटवारा हुआ था तो तय हो गया था कि भारत सेकुलर देश है, भारत में संविधान है, संविधान का मतलब समान विधान, यानी सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार। जिनको शरिया चाहिए था, जिनको विशेष अधिकार चाहिए था, वो पाकिस्तान चले गए। तो जो भारत में है अच्छी तरीके समझ ले, यहाँ संविधान लागू होगा, देश की सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार मिलेगा। मुस्लिम बहन बेटियों को भी गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। मुस्लिम बहन बेटियों को जो चार शादी कर रहे हैं होगा। ठीक है, एक मिनट माधव आनंद, एक टिप्पणी आपकी। मैं तो कह रहा हूं आप भी मुझे लगता है पहले हिंदुस्तानी होंगे बाद में अपने धर्म को मानते होंगे, लेकिन आदिल नजीर खान को इससे दिक्कत है और इसीलिए वो चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ना हो। देखिए, निश्चित रूप से हर भारतवासी चाहे किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, वो हम लोग पहले जो है भारतीय है, हिंदुस्तानी है पहले, यह बात करने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, जैसा आपने कहा कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, उसने क्या गलत कहा? उपेंद्र कुशवाहा तो बिहार हिंदुस्तान से अलग नहीं है ना सर। आप वकालत करिए ना कि इस पर देश के राष्ट्रीय स्तर पर एक बातचीत हो, सहमति बने। आप बोलिए राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत हो, सहमति बने। आप क्यों बिहार को हिंदुस्तान से अलग करना चाहते हैं सर? क्यों कहना चाहते हैं आप? मांग करिए कि पूरे देश में एक समान ये कानून लागू हो, अलग अलग राज्यों में ना हो। मैं तो पहले ही स्टेटमेंट दिया कि एक आम सहमति, एक प्रॉपर डिबेट, इस पे आवश्यकता है। सभी जो रिलीजियस ग्रुप है, सभी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पार्लियामेंट है, असेंबली है, डिफरेंट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माधव आनंद जी। उम्मीद करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर इस पर एक सहमति बनेगी। लेकिन आखिर में चलते चलते आदिल नजीर खान, आपसे कहना चाहूंगा, बहुत निराशा होती है जब आप जैसे लोगों से मैं सुनता हूं कि वो अपने धर्म को पहले रखते हैं और अपने मुल्क को बाद में रखते हैं। मैं कहता हूं मैं पहले हिंदुस्तानी हूं बाद में हिंदू हूं, लेकिन आप ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि आप पहले हिंदुस्तानी है बाद में मुसलमान है। मुझे बहुत निराशा होती है और इस पर सोचिएगा, इस पर सोचिएगा। मुल्क की बात है, मुल्क की बात है आदिल नजीर खान, मुल्क की बात है और इस बात को आप समझिए, मुल्क की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए।